औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको सी साइंस ट्यूट्स के चैनल पर वेलकम करते हैं जी। मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल। आज के जो हम लेक्चर्स सेकंड ईयर का चैप्टर 4 का जो डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक नहीं किया तो जल्दी से घंटी के निशान को क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई लेक्चर्स अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन उड़ते उड़ते आपके पास पहुंच जाए। चलिए जी, आज लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रॉब्लम्स इन रिलेशंस बिफोर नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है हम नॉर्मलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 नॉर्मलाइजेशन, ठीक है जी। तो नॉर्मलाइजेशन से पहले तो बात है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। तो इन प्रॉब्लम्स के बाद नॉर्मलाइजेशन का ही टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन क्यों आई, उससे पहले क्या मसाइल थे, क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पे हम पहुँचे। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि प्रॉब्लम्स क्या थी टेबल के अंदर। बेसिकली डेटाबेस के अंदर टेबल को रिलेशंस कहते हैं, ठीक है जी। टेबल को क्या कहते हैं, रिलेशंस। तो नॉर्मलाइजेशन से पहले मैं थोड़ा सा खा गया हूँ, भूख लगी हुई थी अच्छा जी, नॉर्मलाइजेशन से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास जो थी वो थी सिनोनिम प्रॉब्लम। कुछ लोग इसको सिनोनियम पढ़ते हैं, सिनोनिम पढ़ते हैं, मैं इसको सिनोनिम ही पढ़ूंगा। तो सिनोनिम एक प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम क्या थी, ये प्रॉब्लम बेसिकली टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स के ऊपर आती थी। सिनोनिम एक ऐसा प्रॉब्लम है टेबल के अंदर जिसके अंदर बेसिकली, यहाँ पे एग्जांपल भी मैं आपको भी समझाऊंगा, डिफरेंट नेम्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है। डिफरेंट नेम, मुख्तलिफ नाम यूज़ किए जाते थे एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। अब आपको ये चीज़ यहाँ अभी तक आपको नहीं समझ आई होगी, यहाँ ना बैठी भी नहीं होगी कि डिफरेंट नेम क्या मुराद है, क्या कौन से एट्रीब्यूट किसकी बात हो रही है। तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं ये एक आइटम टेबल, आइटम और सप्लायर, ये टेबल है। क्या है जी, टेबल। क्योंकि बड़े लफ्ज़ों में लिखे हैं, आइटम कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, सप्लायर भी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। बिकॉज कैपिटल लेटर्स में अगर राउंड ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए उसका मतलब है ये टेबल के नाम है। ये तो अपने दिमाग में बिठा के रख लें कि ये टेबल के नाम है। आइटम नंबर कॉमा दिए हुए है, आइटम कलर कॉमा दिए हुए है, सप्लायर कोड, दीज आर बेसिकली एट्रीब्यूट्स। ये इस टेबल के कॉलम आप कह सकते हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम भी है। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर इस टेबल को इस टेबल के साथ हमने कंबाइन करना हो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सप्लायर कोड है और यहाँ सप्लायर आईडी है। मतलब एक एट्रीब्यूट को जाहिर करने के लिए दो मुख्तलिफ नाम यूज़ किए जा रहे हैं। मतलब होना तो ये चाहिए था कि इधर सप्लायर कोड होता या इधर सप्लायर आईडी होता, ठीक है। दोनों साइड पे एक जैसे आपके एट्रीब्यूट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक ही एट्रीब्यूट को ज़ाहिर करना है तो उस एट्रीब्यूट को ज़ाहिर करने के लिए दो मुख्तलिफ नाम टेबल्स में यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि एक प्रॉब्लम था। क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए था कि अगर हम इस टेबल को इसके साथ कनेक्ट करना चाहें तो किस बुनियाद पे करेंगे, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए, इसलिए सप्लायर कोड और सप्लायर आईडी एक ही, देखिए आईडी और कोड एक ही वैल्यू, मिसाल के तौर पे 101 वैल्यू है वो, तो 101 वैल्यू दोनों में है, मतलब दोनों एक ही वैल्यू को जाहिर करें, लेकिन नाम इनके मुख्तलिफ हैं। तो नाम एक जैसे होने चाहिए। इस प्रॉब्लम को हल कैसे करेंगे कि आप सप्लायर कोड जो है, यहाँ पे सप्लायर आईडी है तो वहाँ पे सप्लायर आईडी कर दें, सप्लायर कोड की जगह सप्लायर आईडी कर दें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सिनोनिम वाली प्रॉब्लम खत्म होगी। अब सेम आ गया एट्रीब्यूट, तो अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था सिनोनिम प्रॉब्लम टेबल्स के अंदर। होमोनियम, सेम कहते हैं, होमोनियम प्रॉब्लम था। अब होमोनियम के इसके उल्टे है। अब होमोनियम के एग्जांपल पहले समझते, फिर आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। कस्टमर एक टेबल है, कस्टमर आईडी उसका एट्रीब्यूट है, कंपनी नेम एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट आपको पता होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं जिनको फील्ड्स भी कहते हैं और उनको ही एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। कस्टमर आईडी हो गया, कंपनी नेम हो गई, ये एट्रीब्यूट्स हैं।
सप्लायर भी एक टेबल है, क्योंकि ये भी एक कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। सप्लायर आईडी और कंपनी नेम है। अब यहाँ पे देखें कि सप्लायर वाले टेबल के अंदर भी कंपनी नेम लिखा हुआ है और कस्टमर टेबल के अंदर भी कंपनी का नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे सेम नेम, दो मुख्तलिफ नाम एक एट्रीब्यूट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इसको समझना हो ना तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि होमो है ना, होमो मीन होता है सेम। होमो का मतलब क्या है जी? सेम। तो सेम नाम यूज हो रहे हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए, तो ये टेबल में एक इशू है। इस इशू को सॉल्व कैसे करें कि सप्लायर टेबल के अंदर कंपनी नाम का होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। कस्टमर तो चले, कस्टमर की आईडी है, किस कंपनी में काम करता है वो नाम वहाँ पे कस्टमर के लिए देना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे सप्लायर आईडी है तो यहाँ पे कंपनी नेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम चेंज कर देंगे सप्लायर नेम। हमने क्या नाम चेंज कर दिया? सप्लायर। अब क्या होगा? ये एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हो गए, सेम नहीं है। अब आपका कंपनी नेम सिर्फ कस्टमर टेबल में यूज होगा, सप्लायर नेम सप्लायर टेबल में ही यूज होगा। पहले कंफ्यूजन हो रही थी कि ये कंपनी नेम यहाँ पे यूज होना है या कंपनी नेम ऊपर यूज होना है, किस टेबल में यूज होना है। तो ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा था डाटा एंट्री के दौरान, या डाटा डिलीट भी करते तो फिर भी इश्यूज बनना था। डाटा अपडेट या मॉडिफाई टेबल में करते तो तब भी ये इशू आना था। तो इस इशू को सॉल्व कैसे किया? बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट नेम टू दैट एट्रीब्यूट। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम सिनोनिम के बाद वो है जी रिडंडेंसी। मैंने लिखा नहीं है, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, रिडंडेंसी का प्रॉब्लम था। अब रिडंडेंसी का क्या प्रॉब्लम है? रिडंडेंसी होती है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन सेम फाइल। एक फाइल जो है उसके अंदर दो जो डाटा है वो ज़ाहिर करने के लिए वो दोनों डाटा एक ही तरह के, मतलब एक ही किस्म का डाटा हम टेबल में अगर स्टोर कर रहे हैं, एक रो जो है वो डाटा हमने इंटर किया उसको वैसे ही हम दोबारा स्टोर करा रहे, तो ये रिडंडेंसी होगी, एक्स्ट्रा स्पेस हम दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं ये है जी एट्रीब्यूट से रिलेटेड। ठीक है, कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो रिपीट होगा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट का एक टेबल है जी, स्टूडेंट का टेबल है, उसमें रोल नंबर एक है एट्रीब्यूट, उसके बाद उसका एज भी दी हुई है और डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट जो है ये टेबल का नाम है, रोल नंबर एट्रीब्यूट है, एज भी एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ भी। अब यहाँ पे एज जो है ये तो हमें डेट ऑफ बर्थ अगर बताएं तो एज हम निकाल सकते हैं ना। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता हो तो हम अपनी उम्र का बता सकते हैं। तो ये जो एज वाला कॉलम है ये हमें एक्स्ट्रा हमारी स्पेस ले रहा है, टेबल के अंदर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट शामिल किया जा रहा है। तो ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे नहीं लिखना ताकि डुप्लीकेशन ना हो, तो हम इसको हटा देंगे और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, ताकि एज जो है वो एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट टेबल में आ गया ना। एज तो वैसे भी हम जब डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो आ जाती है, तो एज वाला कॉलम क्यों ऐड करें, एक्स्ट्रा स्पेस अपनी बचाएं। ठीक है, तो ये रिडंडेंसी ख़त्म होगी। मतलब रिडंडेंसी यहाँ पे कैसे आई कि डेट ऑफ बर्थ से भी एज ही निकलनी है तो एज फिर भी लिखनी है, तो वो एक जैसा ही डाटा दो कॉलम्स में ज़ाहिर हो रहा है, तो उसकी जगह हम एक ही एट्रीब्यूट एक कॉलम रखेंगे, दूसरा कॉलम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये आपकी रिडंडेंसी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी उसके बाद हम बात करते हैं जी म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। ये भी एक प्रॉब्लम है जी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। अब ये प्रॉब्लम भी उन एट्रीब्यूट्स के साथ आता है जहां पे आपको कोई सेलेक्ट करना होता है यस और नो, ट्रू और फॉल्स की बुनियाद पर। यस, नो और ट्रू फॉल्स की बुनियाद पर किसी एट्रीब्यूट को आपने सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पे ये एट्रीब्यूट एक इशू क्रिएट करता है। कैसे? मिसाल के तौर पे एक कह सकते हैं जी पर्सन का टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें हम उसका लिखते हैं जी मैरिड एंड सिंगल।
अब यहाँ पे हमने दो कॉलम्स बना दिए, दो एट्रीब्यूट की, मैरिड और सिंगल। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि अब आप दोनों एक वक्त में सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैरिड शख्स जो होता है वो मैरिड शादीशुदा भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, ये तो हो ही नहीं ना सकता। ठीक है जी, आपको भी पता है ये नामुमकिन है, या तो शादीशुदा होगा या सिंगल होगा। तो अब इस सिचुएशन के अंदर तो हम ये दोनों वैल्यूज़ नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम आ गई। यही म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जहां पे आपको वैल्यूज़ एक वक्त में दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे मैं सिंगल भी नहीं हूं और मैं मैरिड भी नहीं हूं, ये भी गलत है। आप कहते हैं मैं मैरिड भी हूं और सिंगल भी हूं, ये भी गलत है। आप दोनों एक वक्त में ट्रू नहीं रख सकते, दोनों आप फॉल्स नहीं रख सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, एक कंबाइन बना दें जी, मैरिटल स्टेटस। ठीक है जी। अब जो भी शख्स होगा जो अपनी यहाँ पे डाटा एंट्री करेगा, तो आपने मैरिटल स्टेटस जब लिख दिया है तो वो अगर मैरिड हुआ तो M लिख देगा कॉलम में, और अगर सिंगल हुआ तो S लिख देगा। तो ये कन्फ्यूजन ही ख़त्म। लेकिन ऊपर वाले में कन्फ्यूजन क्या आ रही थी, अब उसे परेशानी थी कि अगर मैंने ये लिखा तो ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एट्रीब्यूट्स हैं ना। तो इसमें उसके लिए आसानी होगी। हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके एक नया एट्रीब्यूट बना दिया, ताकि अब यूज़र खुद अगर मैरिड होगा तो M लिख देगा और सिंगल होगा तो S लिख देगा इस एट्रीब्यूट की बुनियाद पर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये थे प्रॉब्लम्स किसके अंदर, टेबल के अंदर। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन से पहले जिन प्रॉब्लम्स की ज़्यादा शिकायत होती हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर आपने सही समझा है, आप समझते हैं कि लेक्चर मुझे समझ आ गया है, तो जल्दी से जी आपने लाइक को ठोक देना है, लाइक को क्लिक कर देना है। और कमेंट भी अगर आप करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।